आदाब। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। अप्रैल की 17 तारीख 2022 सन और इस वक्त हम आपके सामने हाजिर खिदमत है गुलिस्तान स्टूडियो नई दिल्ली से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के। हस्बे वादा हर दिन आपके सामने आते हैं और कोशिश रहती है न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो बल्कि मुल्की सतह पर जो सियासी एतबार से इंतहाई अहम बातें होती है उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और बरसगीर के अंदर स्पेशली और दुनिया भर के अंदर चंद अहम वाक़ात पर भी हमारी नज़र रहती है और कोशिश हम यही करते हैं कि आपको हर पल अपडेट करें और ख़बर तह तक बताएं। क्योंकि आज इतवार का दिन है, आप घर में होंगे जी, रोज़े में होंगे और ज़रूर आप इस बात के मुतलाशी होंगे कि आपको बताया जाए कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे मुल्क की सियासत किस तरीके की रही है। पाकिस्तान के अंदर रात देर गए जलसा हुआ था, उसमें क्या कुछ कहा गया है, एक लव लेटर आया है, कहाँ का है वो, उस पर क्या रद्द अमल है वो भी आपको बताएंगे और भी कुछ अहम बातें रहेंगी। आप बने रहेंगे हमारे साथ 10 बजे तक। हर पल आपको नए अंदाज में नई खबर बताएंगे और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी आरा कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा ताकि हम प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाएं। और स्पेशली इस मॉर्निंग शो में जब हम गुफ्तगू आपसे करेंगे तो आप अपने इलाके का अपडेट ज़रूर बताइएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी है जहां पर आपका अपडेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हुकूमत तक सही अक्कासी जा सके कि अफसरशाही जो रिपोर्ट दे रही है और आवाम जो रिपोर्ट दे रही है उसमें कितना फ़र्क है। उम्मीद है कि आप लगातार ट्रांसमिशन को देखते रहेंगे। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और आगाज़ में आपको बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज क्या कुछ आसिफ रशीद के पिटारे में है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इतवार का दिन है और छुट्टी को आप उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ गुलिस्तान न्यूज़ आप बराह रास्त नशरियात न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर, इसके अलावा सोशल मीडिया साइट्स पर भी देख रहे होंगे, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अपनी आरा से हमें आगाह भी करते रहें कॉमेंट्स के जरिए। आगाज़ तय फॉर्मेट के मुताबिक यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से। आज खास क्या है, 17 तारीख है अप्रैल की 2022 का चौथा महीना। 1971 में आज ही का दिन था 17 अप्रैल का जब मिस्र, लीबिया और शाम ने आज के दिन मिलकर मुत्तहिदा अरब रियासत बनाई। तीन मालिक ने आज के दिन हाथ मिलाया। 1971 में यह बड़ा फैसला मिस्र, लीबिया और शाम ने लिया था। 1982 में आज ही का दिन था जब अमेरिका ने नेवाडा के टेस्ट साइट पर जौहरी तजुर्बात किए और कामयाबी हासिल हुई। साल 1982 में दिन था आज ही का यानी 17 अप्रैल। 1959 में 14वें दलाई लामा तेनजिंग्या तोसोत जो कि तिब्बत से हिजरत करके हिंदुस्तान आज के दिन आ गए थे और उसके बाद हिंदुस्तान से इनका बहुत लंबा नाता है और आज तक हिंदुस्तान के अंदर दलाई लामा और उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में भी रहते हैं। 1971 में बांग्लादेश का क़याम अमल में लाया गया। 17 तारीख का दिन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के लिए सबसे अहम, वहाँ पर भी तैयारियाँ और तकारीब का अहतमाम बड़े पैमाने पर कल से ही किया जा रहा है। 1951 में चीन ने कोरिया में जंगबंदी से आज के दिन इनकार कर दिया था। दोनों के दरमियान तनाव खत्म हो, दोनों बातचीत करें, लेकिन इन सारी कोशिशों पर चीन ने आज के दिन पानी फेरते हुए कहा था कि वो कोरिया के साथ किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा, जंगबंदी से इनकार कर दिया था। साल था 1996 में जब श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप जीता। आज के दिन श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन बना था। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होता है उसमें कामयाबी हासिल की थी और टीम के जो जबरदस्त स्पिनर, मायानाज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का आज के दिन बर्थडे भी है, योम पैदाइश भी है। तो आज ही का दिन था जब श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की थी जिसका हिस्सा मुथैया मुरलीधरन भी थे। 1946 में आज ही का दिन था जब शाम ने फ्रांस से आज़ादी का बाकायदा ऐलान किया। 17 अप्रैल शाम आज योम आज़ादी मना रहा है और 1977 के अंदर हिंदुस्तान में एक अहम पेशरफ्त के तहत स्वतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी या जिसे आज आप कहते हैं इस पार्टी में शामिल हुई जिसे जनता पार्टी का नाम दिया गया था और स्वतंत्र पार्टी जनता पार्टी में 17 अप्रैल 1977 को जम हो गई आज के दिन। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह अहम बातें थी, आप तक पहुंचाना जरूरी थी, लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे उस खबर के साथ जिसमें भारत और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात की उम्मीदें की जा रही है और मुस्बत पैगामात सरहद के इस तरफ से और उस तरफ से भी सामने आ रहे हैं। चलिए जनाब, शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान की खबर से क्योंकि खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के नौ मुंतखबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक ख़त रवाना किया गया है और वो ख़त दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ है जिस ख़त के अंदर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के हवाले से कई अहम तजवीज़ें रखी गई हैं।
यानी शहबाज शरीफ का लव लेटर आया है वज़ीर आज़म मोदी के नाम, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों मुल्क आपस में मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। यानी बशमूल जम्मू कश्मीर के मामले पर शहबाज शरीफ का मानना है कि मज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है। मीनिंगफुल डायलॉग्स के ज़रिए से ही, बातचीत के रास्ते से ही भारत पाकिस्तान के जो दीरीना मामलात हैं उन पर पेशरफ्त हो सकती है। शहबाज शरीफ के इस खत के मुताबिक जो ज़राया से हमें बताया जा रहा है कि इस खत के अंदर, इस खित्ते के अंदर, भारत पाकिस्तान इस पूरे खित्ते के अंदर अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए मज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। अब याद रखिएगा, यह खत किताबत का सिलसिला कब शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि 11 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उसके चंद घंटों के अंदर अंदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्विटर पर उन्हें मुबारकबाद दी गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उसके रद्द अमल में जहां शुक्रिया ट्विटर पर ही शहबाज शरीफ ने जारी किया, वहीं पर अब बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल से और पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग और भारत के अंदर जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हमारे हैं उनका मानना है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिखा गया है शहबाज शरीफ की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम, जिसमें तमाम तर तस्वीर मतलब मामलात पर गुफ्तगू के ज़रिए से मसाइल का हल निकालने की बात और वकालत की गई है। ये तो ख़त आया है, लेकिन दफ्तर खारजा के जो ज़राया हमारे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहा है कि अगर ख़त आया भी होगा तो अभी वो हालात नहीं है कि इस खत के हवाले से कोई संजीदगी भारत की तरफ से दिखाई जाएगी। एक रस्मी खत होता है, एक नए मुंतखबा वज़ीर आज़म वहाँ पर बने हैं, यहाँ से मुबारकबादी का पैगाम गया था, वहाँ से नेक ख्वाहिशात और कुछ तजावीज़ आई हैं, लेकिन उस पर रद्द-ए-अमल किया जाए शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो इस वक्त है वो इंतहाई नाजुक दौर में चली गई है। शहबाज शरीफ कितने अरसे तक वहाँ पर वज़ीर आज़म रहेंगे शायद ये कहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कल और पिछले कई दिनों से जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। इसलिए मस्बत और मीनिंगफुल डायलॉग का शुरू करना यहाँ पर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दिफाई और अस्करी ज़रायों का मानना है कि जनाब ठीक है, पॉलिटिकल सेटअप पर खत किताबत तो होती रहती है, लेकिन बुनियादी मामला है सरहद पार दहशतगर्दी का, जिस पर अभी तक भी कोई बड़ा बयान शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं आया है। और जब तक वहाँ पर कायम जो कैंप्स और दीगर चीज़ें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाता, तब तक शायद मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ना दोनों मुल्कों के लिए मुनासिब नहीं होगा। यहाँ मुल्क के अंदर 2024 के अंदर चुनाव है और उससे पहले पाकिस्तान के साथ बातचीत शायद ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारे तज्जिए तब हम आपके सामने रख रहे हैं जब ख़त की बात आई थी, और ये ख़त शहबाज शरीफ ने लिखा था, और जब हमने इसको एनालाइज करने की कोशिश की मुख्तलिफ एंगल से, तो जो वहाँ से बात बताई गई कोट अनकोट करके हमने आपको रख दी। फिलहाल शहबाज की एक और पहल, खत लिखा गया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम, तस्वीर तलब मामलात पर गुफ्तगू की बात कही गई है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए से क्या कुछ जवाब इस पर दिया जाएगा। कल तक का इंतजार कीजिएगा, हफ्तावार ब्रीफिंग कल होगी, देखना होगा कि दफ्तर खारजा कल इसको किस तरीके से इस खत को लेते हैं। तो ये बात थी जनाब भारत पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जब पाकिस्तान की गुफ्तगू हो रही है, जरा पाकिस्तान की एक और खबर भी आपको बताते चले, जहां मैदानी जंग में तब्दील हुई पंजाब की असेंबली, सूबा पंजाब की असेंबली कल मैदानी जंग में तब्दील हुई, और इसी जंग ज़दा इलाके की सूरत हाल को देखते हुए कई मेंबरान जहां जख्मी हुए, वहीं पर कुछ लोगों को मार्शल आउट भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पंजाब असेंबली के अंदर हंगामा आराई पर मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस के मुताबिक मुकदमा पंजाब असेंबली के जो सार्जेंट 8 आर्म्स की मदियत में दर्ज किया गया है, और जो अभी तक तफसीलात मिल रही हैं कल के बाद, हालांकि सिचुएशन कंट्रोल में कर ली गई थी, लेकिन मोहम्मद मजारी ऐवान में जब दाखिल हुए थे, चूंकि डिप्टी स्पीकर थे, तस्वीर पहली आपके सामने है, जब वो दरवाजे से अंदर आए तो पीटीआई के तमाम जो कारकुनान थे वो उनके सामने खड़े हो गए। मज़ाहमत काफ़ी ज़्यादा उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और थोड़ी देर के बाद जो पीटीआई के बाकी अरकान थे वो भी ऊपर जाकर पहुंचे उस हिस्से में जहां पर डिप्टी स्पीकर ने अपनी बात रखनी थी। और ये मामला कब पेश आ रहे हैं, जब आपने देखा कि पंजाब के अंदर कल ही एक बड़ी तब्दीली हुई और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ के जो भतीजे हैं उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली, और हमजा शरीफ यहां पर एक बार फिर से वज़ीर आला के तौर पर, यानी नौजवानों को आगे लाने की बात कही जा रही थी, तो उनमें वो नौजवान वज़ीर आला में उनका शुमार होता है। आज जब वो जिम्मेदारी पंजाब के अंदर संभाल चुके हैं, कल जब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई तो उसके फौरन बाद यहाँ पर हंगामा आराई देखने को मिली, लेकिन
कल दिन भर इस सारी सूरत हाल के बाद पंजाब पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की तो असेंबली को तकरीबन 6 घंटों तक के लिए बंद कर दिया गया, मगर इस दौरान कई लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तस्दीक की जा रही है कि जख्मी अगर इनमें हुआ है तो वो डिप्टी स्पीकर, जिन पर सबसे पहले पीटीआई के अरकान ने दाखिले के वक्त हमला किया और उसके बाद उनको वापस बचाते बचाते जब बाहर लिया जा रहा था। जब हम ये सारी तस्वीरें देखें तो अपने कौफ लीग के जो रहनुमा थे, जो वज़ीर आला की हैसियत से वहाँ पीटीआई के नुमाइंदे भी थे, वो भी कल ज़बरदस्त जख्मी, और बाद में उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि पट्टी वट्टी लगाकर वो दुआ कर रहे थे। बहरहाल पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और मारदाड़ के बाद होने वाले वज़ीर आला के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। ये दूसरी डेवलपमेंट है। पहले शहबाज शरीफ वहाँ पर आए थे हंगामे के बीच, और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो हंगामा हुआ उसके बाद अब नून लीग रहनुमा हमजा शहबाज जो हैं वो सामने आए हैं पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से। तहरीक इंसाफ और कौफ लीग के बाइकआउट के बाद ऐवान में वोटिंग का अमल शुरू हुआ। हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े, जबकि परवेज इलाही को कोई वोट नहीं पड़ा। परवेज इलाही बड़े जख्मी हुए थे, वो थोड़ी देर में अगर वो तस्वीर भी है तो वो भी जरा चलाइएगा। पंजाब असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत जब जो ही शुरू हुआ तो ये हंगामे की तस्वीर वहाँ पर देखने को मिली, जिसके बाद डिप्लॉयमेंट पुलिस को लाना पड़ा और कुछ लोगों को बाहर निकालना पड़ा, और उसी हंगामों के बीच ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलिए। तो ये तो पंजाब की एक और तस्वीर थी जो हमने आपके सामने रख दी, और पीटीआई के कारकुनों की गिरफ्तारी का अमल भी लगातार जारी है। बात जरा फटाफट से तीसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं और उसके बाद जरा जम्मू कश्मीर की खबरों का भी रुख करते हैं। तीसरी बड़ी खबर क्या कुछ है? पीटीआई का जलसा मुनक्किद हुआ कराची में। पीटीआई का जलसा यानी इमरान खान की सरबराही में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, और इस जलसे को तारीख साज जलसा करार दिया जा रहा है। और इस जलसे के दौरान साबिक वजीर आला और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कई अहम बड़ी बातें कही गई है। फॉरेन फंडिंग केस के जरिए से पीटीआई को बाहर करने की कोशिश की जा रही है, यानी सियासत से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा इल्जाम दोबारा से कल इमरान खान की तरफ से लगाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, कल जब इमरान खान से पहले साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अगले महीने की 31 तारीख तक का टाइम दिया, कहा कि इसके बाद हुकूमतें खुद गिर जाएंगी। इस तरीके का आईनी बहरान पैदा होगा क्योंकि रमजान के फौरन बाद जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा। और चौथी बड़ी बात, जब कल जलसा हो रहा था कराची के अंदर तो माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा था फातिमा जिन्ना के बाद। जब वो जलसे में आई थी तो इस तरीके के मनाजिर वहां पाकिस्तान में उस वक्त देखने को मिले थे, उससे भी बढ़कर मनाजिर जो है वो यहां पर आए, और काफी संगीन इल्जामात भारत पाकिस्तान से लेकर रूस से लेकर अमेरिका तक कल इमरान खान ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ इमरान खान ने कहा, फटाफट से जरा सुन लीजिएगा। बंगाल का जो मुगल सल्तनत का गवर्नर था सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके उससे गद्दारी की और बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो मेरे पाकिस्तानियों सुनो, जो मुगल सल्तनत का सबसे अमीर और खुशहाल सूबा था वो बंगाल था, और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जानते हैं उसके बाद बंगाल से क्या हुआ? बंगाल के ऊपर अंग्रेजों ने टैक्स लगाए, किसानों से उन्होंने पैसा निकाला, किसान गरीब हो गए, कहत पड़ गया, करोड़ों लोग कहत के अंदर बंगाल में मरे। जब अंग्रेज आया था तो बंगाल सबसे अमीर सूबा था, और जब वो गया तो सारे हिंदुस्तान में बंगाल सबसे गरीब सूबा रह गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां भी एक मीर जाफर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया साजिश के तहत, और जिन लोगों ने हमारे से अपने जमीर बेच के जो लौटा हुए थे, इनसे भी मुलाकातें करनी शुरू कर दी। और फिर वो कई सहाफी जो
खास तौर पे इस साजिश में मुलव्विस थे, वो भी अमेरिकी में एम्बेसी में और सफारत खाने में उनकी भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं वो क्या मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो सबसे बड़ा ये है कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो यह याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। 60 स्कूल के बच्चे मर गए, कई दफा जनाजों पे ड्रोन अटैक, शादियों पे ड्रोन अटैक, गांव के अंदर 400 ड्रोन अटैक हुए। तो सवाल ये पूछता हूं मैं कि एक धमकी दी अमेरिका ने और हमने अपने मुल्क की तबाही की, तो मेरे से जब क्या गिला अमेरिका को, मैंने अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको यह कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेस देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों, ये हमें क्या समझते हैं कि एक जमानत के ऊपर डाकू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया और जमानत में इसका जो बेटा है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का बन गया। माइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो ये सारी साजिश कर रहा था। चलिए, इमरान खान को आप सुन रहे थे। कल रात देर के एक बड़े अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया है और तजिया निगारों का मानना है, जो बरसगीर की सियासत पर नजर रखते हैं, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में और ज्यादा शिद्दत जो है वो देखने को मिलेगी और शहबाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में और कुछ मुश्किलें जो है वो पैदा होंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो मकबूलियत का ग्राफ था, जिस पर इमरान खान पर काफी सवाल था कि बहस्ती वजीर आजम उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ रहा था, उस मकबूलियत के ग्राफ में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है और सिर्फ ये चंद दिनों के अंदर अंदर हुआ है जब से वो वजीर आजम के दफ्तर से बाहर आए हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर सरकार को गिरने का काम किया। तो ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल थी। अब जरा दिल्ली की खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कल रात देर गए नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसके बाद सलामती सूरत हाल का हंगामी इजलास तलब किया गया और आज सुबह की खबर यह है कि सूरत हाल पूरी तरह से काबू में है। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में अगरचे सूरत हाल काबू में है, लेकिन पुरतनाव जरूर है, चूंकि हालात पर वजारत दाखिला की भी बराह रास्त नजर है और सिचुएशन को रात भर कंट्रोल करने की तमाम तर कोशिशें, पूरी ताकत झोंक दी गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है और इधर 10 टीमें मामले की तहकीकात के लिए तश्कील भी दी गई है। तस्वीरें आपके सामने कल शाम के बाद की, जब हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और दूसरी तरफ खबर यह है कि इसी इलाके के अंदर दिन भर अमन का पैगाम, भाईचारे का पैगाम इस इलाके से दिया जाता रहा, लेकिन शाम होते होते चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से खलल डाला गया और यात्रा को रोकते हुए पथराव हुआ। और इस बीच पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो अब जाकर जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली का स्पेशल सेल जो है पुलिस का, वो इस मामले पर तहकीकात कर सकता है, चूंकि 10 अलग अलग टीमें इस मामले की तहकीकात करेंगी। वजारत दाखिला ने ये क्लियर कर दिया है। उस हिस्से के अंदर शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी जहां पर रात देर गए हमारी जानकारी के मुताबिक नमाज के लिए भी तैयारियां पहले से चल रही थी, अफ्तारी भी एक तरफ चल रही थी और पुरअमन तरीके से दिन भर भी, चूंकि जो असेंबली हल्का है और इसके यहाँ के जो रुकने असेंबली है सौरभ भारद्वाज, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दिन में वो भी उस तकरीब में शामिल हुए जब यहाँ पर एक साथ तमाम मज़ाहिब के लोग, ख़ासतौर से जो मकामी मुसलमान हैं उनकी जानिब से उन सभी लोगों को जो यात्रा में शामिल थे उनके लिए शरबत और बाकी जो प्रसाद का इंतज़ाम था वो किया गया था। इस तरह के सारे पूरे दिन पैगाम दिए जाते रहे, लेकिन शाम होते होते चंद लोगों की तरफ से यहाँ खलल डाला गया और हालात ऐसे बने कि रैपिड एक्शन फोर्स के 200 के करीब एहलकार जो इस वक्त भी यहाँ तैनात है, दिल्ली पुलिस लगी है, सेंट्रल एजेंसीज के लोग हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एहलकार, रात देर गए से 500 से ज्यादा इनकी तादाद है और सिर्फ जहांगीरपुरी नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो है वहां पर भी इस वक्त काफी सख्त नजर रखी जा रही है ताकि
इस तरह के मजीद वाकयात से बचने के लिए पुलिस या सिविल इंतजामिया अगर कहीं कार्रवाई करे तो बासानी कर सके। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी के इस इलाके में फिलहाल इस वक्त खबर यह है सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन हालात पर अब भी नजर पुलिस की है, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की है, ताकि मजीद कार्रवाई इस तरह की कोई ना हो। चूंकि रात से जो मुतालबात कुछ सियासी लीडरान के और सोशल मीडिया पर कुछ बयानात जो है, पुलिस ये मानती है कि वो भी बयानात कुछ ऐसे हैं जो इश्तिआल अंगेज हैं या फिर भड़काने वाले हैं, प्रोवोकेशन वाले हैं। इसलिए ऐसी तमाम अफवाहों से, तमाम ऐसे गलत बयानियों से बचा जाए जहां पर किसी भी तरीके से किसी जानी या माली नुकसान की खबर सामने आई। रात देर गए जो ये सब हुआ उसमें तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो फूंक दी गई, नुकसान गाड़ियों को हुआ, मकानात को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुकानों से ज़रूर बॉटल्स, पत्थर, ईंटें जो जिस किसी के हाथ में आया इस एहतजाज के दौरान वो फेंका गया सड़कों पर, और चंद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं जिनमें एक इंस्पेक्टर भी है, और सभी की हालत फिलहाल मुस्तकम बताई जाती है। कुल मिलाकर जो अभी तक जानकारी है दिल्ली के इस हिस्से के अंदर, चूंकि पिछली जो चार्जशीट दिल्ली ने फाइल की थी 2019-20 में जो दंगे हुए थे, जो फसादात हुए थे, उसमें भी इस इलाके का नाम था। यहाँ पर भी कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से उस वक्त माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई थी और अमन कानून की सूरत हाल को बिगाड़ने में कई लोगों ने अपना हाथ यहाँ पर रखा था या रोल प्ले किया था। उन सारे लोगों पर नज़र रखने के लिए और मुलव्वसिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम एजेंसियां मुतहरिक हैं। जहां पर एक तरफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मुसलसल वो रात से ट्वीट्स कर रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में है, नज़र बहुत करीब से रखी जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से भी आज ये खबर है कि 11:30 के आसपास एक और अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आज की जो सुबह की सूरत हाल है और रात भर जो कुछ हुआ मजमूई तौर पर उसे ब्रीफ किया जाएगा वजारत दाखिला के अफसरान को। और दाखिला सेक्रेटरी जो रात देर गए पुलिस कमिश्नर के साथ राब्ते में थे, उन्होंने सख्त हिदायत दी है सीनियर ऑफिसर्स को कि एक वो मौके पर रहे, और दूसरा अगर कोई भी शहरी आज इस सूरत हाल को पुरतनाव करने की कोशिश करती है तो उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। और इस सिलसिले में रात से अभी तक की जानकारी के मुताबिक 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 10 मुख्तलिफ टीमें जो तहकीकात करेंगी उन्होंने भी अपनी कार्रवाई रात 12 बजे से शुरू कर दी है। चलिए जी, खुदा करे कि अमन रहे और अफवाहों से दूर रहिएगा। हमारी भी यही दरख्वास्त रहेगी आपसे कि अफवाहों से दूर रहेगा, और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जिस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें फिर गलत साबित हो जाती हैं उनसे दूर रहें और ज़मीनी सूरत हाल को खुद परखें और उसके बाद ही कोई बयान या ट्वीट आप करें। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। जब ये सूरत हाल मुल्क के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, तो खबर ये भी है कि कमोबेश 13 हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों की तरफ से वज़ीर आज़म के नाम ख़त रवाना कर दिया है। 13 अपोजिशन पार्टीज़ ने कंसर्न अपना दिखाया है, खत नहीं लिखा है जी, मैं माफ़ी चाहूँगा जी, अपना कंसर्न दिखाया है कि जिस तरीके से मुल्क के अंदर मजहबी मनाफरत फैल रही है और मुल्क की आला तरीन क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म की खामोशी, इस पर इजहार अफसोस किया है। यानी मौजूदा हालात में दिल्ली जिस तरीके की सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही है, इसमें जो सबसे बड़ा मामला था वो सरकार का था, और सरकार की लगातार खामोशी और नफरत अंगेज़ तकरीरों पर न कार्रवाई करने की वजह से अब हिज़्ब इख्तिलाफ के 11 लीडरों ने अपना मुश्तरका एलानिया जारी कर दिया है, और उस एलानिया के अंदर उन्होंने तनकीद की है वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की लगातार खामोशी की वजह से ही आज मुल्क के अंदर इस तरीके के हालात हैं। कहा गया है कि अगर वज़ीर आज़म एक बार खुलकर इसकी मजम्मत करते हैं और सख्त तहकीकात करके इसके रूट कॉज को दबाया जाता तो शायद आज मुल्क के अंदर इस तरीके की सूरत हाल नहीं होती। और जो मजहबी मनाफरत फैलाई जा रही है, इससे मुल्क को एक शदीद नुकसान होगा और आने वाले दिनों में कई चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। खत और बयान जो है वो जारी कर दिया गया, और जिन लीडरों ने इस पर दस्तखत किए हैं जी, बयान में जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी कर दिया गया उनमें कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का नाम है, एनसीपी के सदर शरद पवार का नाम है, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इस बयान के अंदर है, तमिलनाडु, झारखंड एम के स्टालिन उनका नाम है, हेमंत सोरेन का नाम इसमें है, फारूक अब्दुल्ला का नाम इसमें है, और साथ साथ कई और बड़े चेहरों का नाम इसमें रखा गया है। जब यह बयान जारी कर दिया गया है और मुल्क की इस सलामती सूरत हाल पर इजहार तशवीश का इजहार किया है और खामोशी पर सवाल उठाया है 11 लीडरों ने कि क्यों दाखिला वजारत, दाखिला वजीर, वजीर आज़म का दफ्तर और वजीर आज़म इस पूरे मामले पर खामोश है। अब आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की खबरों की, और ये तो हमने बैनुल-अक़वामी और मुल्क की सतह की चंद बातें आपके सामने रख दी। अब बात ज़रा जम्मू कश्मीर की करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कुछ नए कानून की। और ये नया कानून है क्या?
कानून ये आ रहा है कि अब अगर आपके पास स्कूल है और प्राइवेट स्कूल आप चला रहे हैं तो उसके लिए एक नए खदोखाल को लेकर सरकार सामने आ चुकी है, यानी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है प्राइवेट स्कूल्स पर। और प्राइवेट स्कूल्स के जिम्मेदारों का मानना है कि इस नए कानून के इतलाक से कई छोटे स्कूल जो हैं मुकफ्फल हो सकते हैं। सरकार के इस अहम फैसले के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से लिया गया है, निजी स्कूलों के जरिए जो ज़मीन का इस्तेमाल होगा, इससे मुतल्लिक जो कवानीन थे उनमें तरमीम की गई है और कवानीन निजी स्कूलों के गिर्द मज़ीद जो है वो घेरा तंग कर देंगे, ऐसा मुतलकीन का मानना है। और स्कूल एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से हुक्मनामा भी इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। अब जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह पता चलता है कि तकरीबन जो इससे पहले जो लोग सरकारी स्कूलों की इमारतें बनवाकर या उसमें फिर दरस व तदरीस का अमल चलता था तकरीबन 10 साल के पीरियड के लिए, या प्राइवेट स्कूल आज के वक्त में अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसका वो मुआवजा दे रहा है, जिसका वो रेंट दे रहा है, या फिर ऐसी बिल्डिंग है जो निजी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो तकरीबन कम से कम 10 सालों के लिए जो लीज थी वो इस केस के सिलसिले में एप्लीकेंट को एक तो सबमिट करनी है। दूसरी बात यह है कि अब जब ये कवानीन पिछले कवानीन में तरमीम हुई है तो इससे जो मुतलका इदारों से जुड़े लोग हैं, जो ज़मीनों के मालिकान हैं या जो इन ज़मीनों के ऊपर प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, जिनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो लोग ये मानते हैं कि सरकार के इसमें तरमीम करने से उनके आसपास जो शिकंजा है वो टाइट हुआ है। और मकसद ही यही लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का है कि एक तरफ जहां वो चीजें जो निजाम में दुरुस्त करने की कोशिश है जिनमें तालीमी सरगर्मियां मुतासिर ना हो, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। अगर इसमें कहीं बड़ी बात ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए ही सीधे कर दिया गया, क्योंकि अमेंडमेंट लाई गई है जी एजुकेशन एक्ट 2002 के तहत, उसकी गाइडलाइंस के तहत ही आपकी लैंड और बिल्डिंग को लेकर अमेंडमेंट्स आई। अमेंडमेंट्स क्या आई हैं थोड़ी देर में हम सही तजम्मुल के पास चलेंगे, लेकिन ये साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी स्कूल कहीं पर चलता है तो उसकी बिल्डिंग अगर लीज पर है, रेंट पर है, तो कम से कम ये 10 साल के लिए होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो एक बड़ा सवाल था, उस पर भी अमेंडमेंट के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती करने की बात कही गई। सीधे चलेंगे श्रीनगर, सही तजम्मुल हमारे साथ है। तजम्मुल जरा फटाफट से अपडेट कीजिएगा, ये जो नया कानून मुतारुफ कराया गया है इसकी मोटी मोटी क्या बातें हैं और क्यों प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में गैर सरकारी स्कूलों पर अब सरकार ने अपने एजुकेशन एक्ट का इस्तेमाल करके 2010 और 2002 के तहत क्लास 1, क्लास 2, ए और बी के तहत कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया, जिसमें अब गैर सरकारी स्कूल जो है उन्हें अब जमीनात की दलाइल जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हासिल करके मुतलका डायरेक्टर एजुकेशन स्कूल कश्मीर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को बिलतरतीब वहां पर सबमिट करनी होगी। क्योंकि शिकायत गवर्नर साहब मिली थी कि बेशतर गैर सरकारी या प्राइवेट स्कूल जो है या तो वो घास चराई पे बने हैं या तो वो मिल्कियत नहीं है जमीनात, बल्कि जिस वक्त बंदोबस्त हुआ था जो आबी वसाइल के लिए जमीन इस्तेमाल की जाती थी या जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स की जमीन थी वहां पर कई एक जगहों पर प्राइवेट स्कूल तामीर किए गए हैं। एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा इसमें बड़ा अहम है कि हफ्ते के अंदर अंदर आपने ये तमाम चीजें जो है सबमिट करनी होगी। अगर आप नए स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको एनओसी हासिल करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में आपको ये जमीन जो है ये आपको न सिर्फ मालकी जमीन होनी चाहिए बल्कि इसमें किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो कि ये वाकई मालकी जमीन है या नहीं। तीसरा, जो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जिन स्कूलों के बारे में बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर यह पाया जाएगा कि जमीन को किसी भी जगह का मालिकाना हुकूक जमींदार के पास तफवीज नहीं है बल्कि जोर जबरदस्ती करके उसने सरकारी जमीन पर इमारत खड़ी कर दी है, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंसानी जाविये का एक्ट लाया गया है 2002 की पॉलिसी के तहत और एजुकेशन एक्ट 2010 के तहत। जो स्टाफ वहां पे होगा, जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, उसे दूसरे स्कूल में जम कर दिया जाएगा। हालांकि वो ये अब सरकारी मुलाजिम नहीं होगा और ना ही वो ये इस बात का एतबारियत रखेगा कि आने वाले दिनों में उसको रेगुलराइजेशन के लिए कोई ऑर्डरनामा जारी कर दिया जाएगा। बेशतर तौर पर जब आप गैर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो बहुत जगहों पर शिकायत जम्मू कश्मीर सरकार ने जो अमेंडमेंट अपने कवानीन में लाई उसमें यह देखा गया है कि एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज लेवल तक जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खोल रहे हैं तो उसके लिए गाइडलाइन होती है कि आपके पास कितना हेक्टेयर या कितने कैनाल जमीन जो है आप इस्तेमाल में लाएंगे, उसके बाद आप स्कूल खोलने के मजाज हो सकते हैं। उस एक्ट में भी तरमीम लाई गई है। कुछ दिनों के बाद उस पर भी फैसला आएगा जिससे
जो एवरेज स्कूल है, जो बजट स्कूल है, वो आइंदा कुछ दिनों में बंद हो सकते हैं और उसके बाद इन स्कूलों को बड़े स्कूलों के साथ जम किया जा सकता है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जो सरकारी गैर सरकारी स्कूल के बीच में जो ब्रिज का काम करते थे एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर करने के लिए, उन्होंने जबरदस्त शोर उठा रखा है। वो कहते हैं कि एवरेज या बजट स्कूल जो है सरकार बंद करने के बारे में सोच रहे हैं और हीला बहाना जो है वो घास चराई और सरकारी जमीन के इस्तेमाल का कर रहे हैं। अब ये बात देखने वाली होगी कि जब आप एतराजात वापस जमा करेंगे, जब आप तमाम तर तफसीलात जमा करेंगे, किसके पास जमीनात जो होगी वो बाकी माल की होगी, किसके पास नहीं होगी वो स्कूल तकरीबन बंद हो सकता है। अच्छा, एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि अगर आपका लो बजट है तो आपको शायद आने वाले दिनों में मुश्किलें हो सकती हैं। इसका मतलब ये समझे कि जो निजी स्कूल जो सिर्फ फी पर चलते हैं, जिनका वही बजट है वही वापस यूटिलाइज होता है, अगर इससे ज्यादा कोई इनकी इनकम नहीं जनरेट हो पाती है, कोई इससे ज्यादा उनके अखराजात नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। चूंकि अब मैं इस एक्ट को भी देख रहा था, जैसे तजम्मुल जी ने डिटेल में समझाया कि जनाब किन किन क्लॉज के तहत 3 चीजों पर सरकार का फोकस है। एक ये कि जिस जमीन पर स्कूल खड़ा है उस जमीन के क्या मालिकाना हुकूक किसके पास है, ऑनर के पास है या लैंडलॉर्ड के पास है, और क्या वाकईतन वो मिल्कियती ज़मीन है या घास चराई है या स्टेट लैंड है। एक मिसाल जो सामने आ रही है वो ये भी कि कुपवारा में ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दे दी कि जिसने कई स्कूलों को आइडेंटिफाई कर दिया कि जनाब यहाँ पर तो स्कूल बनाया गया, लेकिन जिस आदमी से ज़मीन ली गई है उसकी तो ये ज़मीन ही नहीं है, ये तो स्टेट लैंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पहले ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि क्या ये ज़मीनें जिन पर स्कूल खड़े किए गए हैं ये स्कूल मालिकाना हक में आते हैं या नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां पर नहीं होगा डी रजिस्ट्रेशन उनकी हो जाएगी, यानी उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। और चूंकि ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू होना था लेकिन देर से शुरू हुआ। अब जो हमारे जराया हैं वो ये भी बता रहे हैं कि जनाब ये यहां पर नहीं रुकना है जी, इसको और क्लासिफाई किया जाएगा और खोल दिया जाएगा, क्योंकि कुछ इदारे, मजहबी इदारे भी बने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सन 1990 के बाद, और उन इदारों ने भी कहीं पर स्टेट लैंड और कहीं पर घास चराई की ज़मीनों को इस्तेमाल किया है। वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी सख्त है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर किया जाए, क्योंकि स्टेट लैंड को रिसीव करने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस भी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस है, और स्टेट गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उसकी जो स्टेट प्रॉपर्टी है वो उनके पास रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल भी हो सके। तो फिलहाल स्कूलों के लिए जी एक बुरी खबर है, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है कि वो ज़मीनी सूरत हाल पर जाकर ज़मीन को चेक करेंगे, आपके बिल्डिंग परमिसेस को चेक करेंगे। प्लेग्राउंड है नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हमने ऐसे भी देखे, मतलब सड़क तो है लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है, मॉर्निंग प्रेयर के लिए उनके पास जगह नहीं है, असेंबली के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं उन्हें पुर करना होगा, तभी जाकर आप स्कूल कहीं ना कहीं चला सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल क्या कुछ कह रही है, और फिर आपको यह भी बताएंगे कि मुलाजमीन जा रहे हैं जी हड़ताल पर, क्यों हड़ताल होगी उस पर गुफ्तगू करेंगे, और वादी कश्मीर के लोग सहरी और इफ्तारी के वक्त क्यों परेशान है और क्यों दर्द सर बना है पीडीडी डिपार्टमेंट। डिटेल छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।